कहते हैं संगति का जीवन में बड़ा महत्व है। अब लोहे को ही देख लीजिए, चुंबक की संगति में आकर स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, और यदि पानी की संगति में आ जाए तो अपना स्वयं का ही अस्तित्व खोने लगता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज का लक्ष्मीकांत सर की बुक से क्वेश्चन के थ्रू पूरी भारत की राज्य व्यवस्था कंप्लीट करने का ये भाग 5 है। इससे पहले भाग 4 जो है वो पूरे किए जा चुके हैं, और जिनमें बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हमने कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। पॉलिटी के संसद टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह देखना ज़रूरी है, जैसे जब हमने पूरा ये अपना सीरीज़ शुरू किया था तो हमने इम्पोर्टेंस देखा था इस सब्जेक्ट का कि क्या इम्पोर्टेंस है और कितने परीक्षा में कितने प्रश्न जो हैं वो इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो क्लास 5 रहेगी, ठीक है। और अगर हम प्रश्नों की बात करें पॉलिटी में भी संसद से, ठीक है, संसद के चैप्टर से अगर हम प्रश्नों की बात करें तो यूपीएससी का अगर ट्रेंड देखा जाए तो वर्ष 2019 में सिर्फ संसद से ही 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 20 से 25 प्रश्न जो है वो इससे बनते हैं, 20 से 25 प्रश्न तक इससे बनते हैं, ठीक है। जिसमें से वर्ष 2019 में केवल 5 प्रश्न जो है वो सिर्फ संसद से ही आए हैं, ठीक है। और वर्ष 2018 में 4 प्रश्न और वर्ष 2017 में 7 प्रश्न तक इस चैप्टर से आए हैं, ठीक है। यानी एक बड़ा एरिया कवर कर रहा है यह संसद चैप्टर पॉलिटी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर हम पीसीएस, स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ भी यह सब्जेक्ट और यह चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भी इससे बड़ी मात्रा में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो लोग पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे होंगे वे भली भांति इस बात से परिचित होंगे कि पॉलिटी का एक बड़ा दायरा जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और उसमें भी संसद से चैप्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उससे प्रश्न देखे जाते रहते हैं, ठीक है। कभी राष्ट्रपति को लेके प्रश्न आते हैं, कभी लोकसभा को, कभी विधेयक को या कभी राज्यसभा को, ठीक है। तो इनसे जो है वो प्रश्न बनते रहते हैं, और इसी लिहाज से ये संसद चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे आज हम कवर करेंगे। यह एक दिन में सारा या एक लेक्चर में सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हम कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ों को इंक्लूड करना और सारे ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से प्रश्नों को कवर करने के लिए कम से कम 2 या 3 जो है वो लेक्चर चाहिए होंगे। 2 या 3 जो है वो वीडियो इसमें इस संदर्भ में आएंगी संसद के चैप्टर में। और सबसे विशेष बात यह है कि हम इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेंगे वो बहुत ही, जितने भी प्रश्न हम इनको कवर करेंगे बहुत ही बेसिक से लेकर और बहुत ही अच्छे लेवल तक के प्रश्नों को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। ताकि यह जो प्रश्न है वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से पूरा जो कंटेंट है वो रहे, ठीक है। चाहे वो ट्रिपल एससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सभी के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट है वो रखा जाएगा। आज का कंटेंट जो रहेगा वो बहुत ही जो बेसिक प्रश्न हैं उनको लेकर रहेगा। आज हम बेसिक प्रश्न इसलिए रख रहे हैं ताकि जो आपकी समझ है वो बहुत अच्छे से हो जाए। देखिए, यह संसद चैप्टर जो है वो आपने बहुत बार पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और एक अभ्यास की भांति ही आप इसको देख सकते हैं। जिन लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है तो अभ्यास की भांति देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि कितने तरीके से आपने तैयारी की है, ठीक है। तो अब बिना समय ज़ाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि संसद जो है वो
भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 का हिस्सा है, ठीक है, भाग 5 का हिस्सा है। और यह इसकी जो चर्चा है, संसद की जो चर्चा है कि संघ के लिए एक संसद होगी, तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है, ठीक है, अनुच्छेद 79 में है, भाग 5 में है। और अगर संसद को थोड़ा सा देखें तो संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, जिसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है, ठीक है, और राज्यसभा आता है। तो इन तीनों से मिलकर जो है वो संसद बनती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि आज हम जो प्रश्न करेंगे बहुत बेसिक होंगे, और आज हम संसद को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति को देखेंगे, और फिर एक वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें जैसा कि हमने अभी बात की, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ध्यान में रखना है, प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक देखा जाए तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और जनता के द्वारा जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके द्वारा इसके जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं, इसीलिए इसे लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन जो है वो राज्यसभा है, ठीक है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। अब इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता, ठीक है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता। हालांकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यह सदन स्थायी सदन है क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष अपना त्यागपत्र ग्रहण करते हैं और उतने ही फिर नए ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यह सदन स्थायित्व रखता है और इसका कभी भी विघटन नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप इसको स्थायी सदन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होना चाहिए या होता है? तो 6 माह का, यानी 1 वर्ष में 2 जो अधिवेशन हैं वो होने चाहिए, ठीक है, यानी 6 माह का जो है वो इसमें समयांतराल होता है, एक अधिवेशन के बाद फिर 6 माह और फिर एक अधिवेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के जो भंग करने की बात की गई है वो राष्ट्रपति के एवज में की गई है अनुच्छेद 85 में, ठीक है। और भारतीय संसद का ही भाग जो है वो लोकसभा भी है, ठीक है, दोनों सदनों से मिलकर बनी है, इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संसद को भंग कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है, ठीक है। अगर संयुक्त बैठक की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जो साधारण विधेयक की बात की जाए तो उस संदर्भ में संयुक्त बैठक होती है, जबकि अगर बात की जाए संविधान संशोधन विधेयक की या धन विधेयक की तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि अगर साधारण विधेयक की बात की जाए तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। कब संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? जब दोनों सदनों में मतैक्य नहीं होता और एक सदन दूसरे सदन के जो कार्रवाइयाँ जो विधेयक हैं उनसे असहमत होता है, ठीक है, तब संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। इस संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? तो इस संयुक्त बैठक को आहूत यानी बुला सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं यानी लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें संयुक्त जो बैठक है उसके बारे में याद रखनी है। आगे देखते हैं कि भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबिंबित होती है? तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित होती है, ठीक है।
भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित होती है? तो न्याय समीक्षा से। ठीक है, आगे देखते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जैसा हमने अभी देखा था, तो इसको आहूत करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ठीक है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो स्वतंत्र भारत में अभी तक संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए तो 3 बार हो चुका है, जिसमें पहली बार जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। 1961 में हालांकि ये पास हुआ था, और ये दहेज प्रतिबंध से संबंधित जो विधेयक था उसके लिए था। जबकि दूसरा 1977 में हुआ था, बैंकिंग सेवा विधेयक के संबंध में। ठीक है, और तीसरा 2002 में अटल बिहारी जी की सरकार के समय अनुसार आतंकवाद निवारक विधेयक, यानी जो पोटा एक्ट था, अधिनियम था, उसके संदर्भ में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो आपको वर्ष और ये तीनों जो मामले हैं वो याद रखने हैं, और संयुक्त अधिवेशन 3 बार हो चुका है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति सहित 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो हमने पहले ही देखा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति सहित 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, राज्यसभा को जहां हम उच्च सदन कहते हैं क्योंकि ये स्थायित्व रखता है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता, वहीं लोकसभा को हम प्रतिनिधि सभा या फिर निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? अगर संसद के दोनों सदन साथ साथ बैठेंगे तो क्या होगा? यानी जो संयुक्त अधिवेशन होगा तो क्या होगा? एक बिल पर दोनों सदन सहमत न हो। ठीक है, अगर एक बिल पर जिस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो तब वो साथ अपनी बैठकें करेंगे, जैसा हमने अभी देखा था कि संयुक्त बैठक के संदर्भ में हो सकता है, उस पर विचार करेंगे उस विधेयक पर, और उस विधेयक को पास करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो वो है शून्यकाल। ठीक है, वो है शून्यकाल, जो कि 12 से 1 बजे तक का होता है, इसको शून्यकाल कहते हैं। और यह जो प्रणाली है वो संसद को मतलब ये भारत की देन है। ये जो संसदीय प्रणाली है वो भारत की ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये कई बार पूछा जा चुका है। ये वाला प्रश्न स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कई बार, और यूपी जब मेंस में ऑप्शनल मतलब GS1 और GS2 होता था, ऑप्शनल होता था, तब उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करते हैं? तो दोनों सदनों का सत्रावसान जो है वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। देखिए, अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर सदनों का अथवा किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 85 में की गई है कि राष्ट्रपति जो हैं वो समय समय पर सदनों का, यानी दोनों सदनों का या फिर किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है कि संसदों जो सांसद हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा होता है। ठीक है, तो सांसदों का जो वेतन भत्ते होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो उनका निर्धारण संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखें। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? जो अस्थायी संसद थी वो भारत में कब तक रही थी? तो वो 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। कब तक रही थी? 17 अप्रैल 1952 तक भारत में अस्थायी संसद रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था, जब साइमन कमीशन की बात आई थी। ठीक है, तो भारतीय संसद का जो उद्घाटन है वो 1927 के दौरान हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की जो संचित निधि है उससे धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है, क्योंकि इसमें जो भारतीय राजस्व वगैरह है उससे संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और इससे अगर हमें धन निर्गम करना है, निकालना है, तो हमें संसद की अनुमति चाहिए होगी, तब कहीं जाकर भारत की संचित निधि से हम धन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो संचित निधि है वो चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का प्रकोप जो है वो किस तरीके से बिफरा हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकोप के चलते जो MP लैड्स हैं, है ना, जो सांसदों से संबंधित जो निधियाँ होती हैं, जो MP लैड्स हैं, उसके तहत जो भी भत्ता जो फंड होता है वो 2 वर्ष तक के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया है और वो पूरी तरीके से अब जाएगा भारतीय संचित निधि में, ठीक है। वहीं जो वेतन अधिनियम है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है और जो सांसदों का जो 30% वेतन रहेगा उसकी कटौती की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद भी शामिल है, ठीक है। और वो 30% जो वेतन कटौती करके वो किस में जाएगी? संचित निधि में जाएगी, ताकि जो देश की व्यवस्था है, ठीक है, जो वित्तीय व्यवस्था है, लोगों तक जो मदद है मुहैया है वो पहुंचाई जा सके, ठीक है। इसीलिए संचित निधि जो है वो चर्चा में आया दोबारा से। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको और तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जब संचित निधि से हमें धन निर्गम करना होता है तो हमें इसमें विनियोग जो विधेयक है, मतलब विनियोग विधेयक लाना होता है, संसद की अनुमति चाहिए होती है, तब कहीं जाकर हम भारत की संचित निधि से धन निर्गम कर सकते हैं। जबकि आकस्मिक निधि की अगर बात की जाए तो आकस्मिक निधि पर पूरी तरीके से राष्ट्रपति जी का नियंत्रण होता है आकस्मिक निधि पर, और इससे धन निर्गमन करने के लिए हमें संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा दोनों में डिफरेंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो संसद में 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी सदस्य वे सदस्य होते हैं जो मंत्री से संबंधित होते हैं, मतलब जो मंत्री हैं, ठीक है, और जो प्रॉपर मंत्री हैं। और गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री के अतिरिक्त जो अन्य सभी सदस्य हैं, उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऐसे ही विधेयकों को भी डिवाइड कर दिया गया है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर लोकसभा की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा में 543 प्लस 2 सदस्यों की संख्या है, यानी जो 543 है वो आपके सदस्य हैं प्रॉपर, और 2 सदस्य जो हैं वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। टोटल अभी वर्तमान में अगर देखी जाए तो 545 सदस्य संख्या है, जिनमें से इस 545 में से अगर हम देखें, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 524 जो है वो राज्य से हैं, ठीक है, और 19 जो है वो संघ राज्य से हैं, ठीक है, और 2 जो हैं वो मनोनीत हैं, ठीक है, 2 मनोनीत हैं। तो ऐसे करके 545 होते हैं। लेकिन अगर कुल सदस्य संख्या की बात की जाए तो कुल सदस्य संख्या जो है वो इसमें 552 होती है, ठीक है। कुल सदस्य संख्या कितनी होती है लोकसभा में? 552 होती है, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वो आपके राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये राज्यों से होते हैं, ठीक है। जबकि जो 20 सदस्य होते हैं वो आपके संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं वो आपका राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये डिवीज़न होता है। देखिए अभी ये चर्चा में दोबारा जनवरी 2020 में लगभग ये चर्चा में था कि जो आंग्ल राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, ठीक है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर नज़र रखिएगा इस प्रश्न पर, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है हमारा, कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्य संख्या वर्तमान में देखें तो 245 है, जबकि कुल सदस्य संख्या जो है वो 250 है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हमें देखना है कि टोटल सदस्य संख्या 250 है, जबकि वर्तमान में अगर सदस्य संख्या देखें तो 245 है, ठीक। अगर इन 245 में से देखा जाए तो 12 सदस्य तो सीधे सीधे राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होते हैं,
ठीक है। और वो कौन से सदस्य मनोनीत होते हैं? जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, है ना, इन सब क्षेत्रों में महारत हासिल होती है या उन्होंने विशेष कार्य किए होते हैं, है ना, तो उनको मनोनीत किया जाता है। और अगर बाकी के यानी लगभग 233 सदस्यों की अगर बात की जाए तो वो आपके निर्वाचित होते हैं, ठीक है, जो राज्यों से, संघ राज्य क्षेत्रों से, ध्यान में रखिएगा। और अधिकतम सदस्य कितने हैं? तो वो 250 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। किसकी, किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। और लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, तो दोनों जगह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के संदर्भ में सबसे आगे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की ही है, इसलिए जो है वो प्रतिनिधि भी, जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है वो उत्तर प्रदेश का ही रहता है। आगे देखते हैं, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कब तक? 60 दिन तक, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि 60 दिन तक, अगर वो 60 बैठकों तक लगातार अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता, उस संबंधित जो सदस्य है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 3 पिलर्स हैं पूरी शासन व्यवस्था के, जिसमें विधायिका आती है, ठीक है, और कार्यपालिका आती है, ठीक है, और न्यायपालिका आती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है, ठीक है। अब ये जो कार्यपालिका है, ठीक है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो वो न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो सत्रावसान है वो कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोनों सदनों का जो सत्रावसान है वो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाता है। हमने पहले भी देखा था कि आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति महोदय जब मतलब समय समय पर सदनों का अथवा किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। वहीं अगर ये तो आर्टिकल 85 है, वहीं आर्टिकल 87 की अगर बात की जाए तो 87 में जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसके प्रथम सत्र में, ठीक है, या फिर प्रत्येक सत्र के प्रथम आरंभ में एक साथ समवेत दोनों सदनों का विशेष अभिभाषण किया जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक सत्रावसान और एक विशेष अभिभाषण, ठीक है। सत्रावसान आर्टिकल 85 में है और विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में है, ठीक। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। आगे देखते हैं, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करते हैं? तो अयोग्यता के संदर्भ में, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, इसमें भी 2 बातें हैं, ध्यान में रखना है। हमने पहले भी इसको चर्चा की थी इसकी, जब 52 संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया था। अगर दल बदल कानून के तहत कोई संसद सदस्य अयोग्य ठहराया जाता है तो उसकी अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर संसद सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न होता है तो उसका निर्णय कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और उनको परामर्श लेना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी निर्वाचन आयोग की, ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उससे परामर्श करने के बाद ही संसद सदस्य जो है वो अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय जो है वो निर्णय ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को याद रखना है। अगर दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्यों की निहरता का प्रश्न आता है तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त अगर संसद सदस्यों की अयोग्यता का या निहरता का प्रश्न आए तो भारत के राष्ट्रपति इसके संदर्भ में निर्णय लेते हैं आपके इलेक्शन कमीशन के परामर्श से, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार
कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो भारत सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, क्योंकि हमने देखा था कि काफ़ी सारे सोर्सेज को हमने इंक्लूड कर कर अपने संविधान में जगह दी है। ठीक है, कहीं से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, कहीं से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ऐसे ही संसदीय प्रणाली जो है वो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया जाता है, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो विपक्ष के नेता को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, आगे देखते हैं। किसे, यद्यपि वह संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उक्त को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो वो हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भले ही संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन उन्हें संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन एक अपवाद है, ध्यान रखना है कि वे मत नहीं दे सकते। ठीक है, वो संसद के बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। अपना मत, अपना वोट जो है वो उस संदर्भ में किसी जिस विषय में है उस विषय में अपना वोट नहीं दे सकते। ठीक है, वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन है, तो वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, और ये देश के 15वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, कौन, के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल जो हैं वो वर्तमान में 15वें महान्यायवादी हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया था वो मुकुल रोहतगी जी का लिया था। यानी जो 14वें महान्यायवादी थे वो मुकुल रोहतगी थे, जबकि 15वें वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक, आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए, तो 1 माह के भीतर देनी चाहिए। अगर आपातकाल किस तरीके से लगा है, अगर आपातकाल जो है वो बाह्य आक्रमण या फिर जो आंतरिक अशांति है, आंतरिक युद्ध है, उसकी वजह से अगर आपातकाल लगता है तो उसके लिए संसद को मंजूरी 1 माह के भीतर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 105 है वो संसद के सदस्यों की जो विशेषाधिकार हैं और जो उन्मुक्तियां हैं, ठीक है, उनको निर्धारित करता है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रावधान किए गए हैं, जैसे जो संविधान या संसद के नियम के अधीन जो है वो संसद सदस्य बोलने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है ना, और किसी भी संसद सदस्य के द्वारा जो है वो सदन या किसी भी समिति में जो दिए गए मत हैं या जो बात है उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है ना। अन्य बातों में अगर देखें तो संसद के प्रत्येक सदन की ओर और जो प्रत्येक सदन के सदस्यों और जो समितियां हैं उनकी शक्ति, विशेषाधिकार और जो उन्मुक्तियां हैं ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर नियम बनाकर या फिर जो विधि बनाकर है वो निश्चित करे। ठीक है, तो ये सारे जो नियम, जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 105 में किए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है, यानी जो कोरम है वो हमें कुल मिला के बताना है कि कितना होता है। तो वह होता है कुल जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 भाग, यानी राज्यसभा या लोकसभा जितने उसके टोटल सदस्य हैं उसका 1/10 भाग जो है वो उसका कोरम या फिर गणपूर्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है, तो चुनाव आयोग के परामर्श से कौन करते हैं, राष्ट्रपति, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, कि चुनाव आयोग के परामर्श से कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन अगर मामला अगर दल बदल से संबंधित होता है, उससे संबंधित अगर संदर्भ में संसद सदस्यों की निरता का प्रश्न होता है तो कौन इसकी देखरेख करेंगे, निर्णय देंगे, तो वो देंगे आपके लोकसभा स्पीकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है, तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी कमेटी है वो है प्राक्कलन कमेटी। ठीक है ना, यानी जो सबसे बड़ी संसदीय है समिति है। बहुत सारी संसद समितियां हैं, वर्तमान में जो संसद समितियां हैं वो 8 हैं टोटल। ठीक है, और उसमें से जो सबसे बड़ी जो समिति होती है वो प्राक्कलन समिति है ना। प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ी है और इसमें टोटल सदस्य संख्या जो है वो 30 होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है और 30 सदस्य जो है वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी जो कमेटी रहेगी वो रहेगी प्राक्कलन कमेटी। ठीक है,
भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति संसद के द्वारा दी जाती है। ठीक है, संसद के द्वारा नए राज्यों की स्वीकृति दी जाती है। इससे पहले पार्ट में हमने देखा था आर्टिकल जो 2 है, ठीक है, उसमें नए राज्यों के निर्माण या फिर जो नए राज्यों को शामिल करने की बात की गई है, लेकिन उसमें जो है वो संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसके अधीन रहते हुए ही नए राज्यों की स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है, तो संसद की यहाँ पे भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर देखते हैं संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है? समापन से क्या आशय होता है? तो संसद के सत्र का अंत। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है, तो वह है संसद के सत्र का अंत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, तदर्थ समिति यानी ये अस्थायी समिति होती है, क्योंकि एक विशिष्ट उद्देश्य या किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते ही इनका गठन किया जाता है, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है यानी जब वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो इन समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए इसे तदर्थ समिति या फिर अस्थायी समिति कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं संसदीय प्रकार, है ना, संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता क्या होती है कि ये संसदीय प्रकार की सरकार है, तो इसमें संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। हमने देखा हम के लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, और लोकसभा के प्रति जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है वो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। कौन सा विधेयक? अगर दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद। ठीक है, पूरे 3 वाचन होते हैं किसी पूरे विधेयक को पास करने के लिए, प्रथम वाचन, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो इन 3 वाचनों में जो भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जाएगा? जब द्वितीय वाचन से के दौरान, जब सामान्य चर्चा के बाद यह जो संबंधित विधेयक रहेगा वो किसको भेजा जाएगा? वो प्रवर समिति को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न थे आज के, और ये जो प्रश्न थे वो काफ़ी बेसिक जो है जानकारी को लेकर थे, और इसमें इजी प्रश्न भी आपको मिलेंगे, बेहद इजी प्रश्न भी आपको मिलेंगे, और मॉडरेट प्रश्न भी मिलेंगे इस संसद के पूरे चैप्टर में, हमारे कंटेंट में, और आपको टफ प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है, आगे हम उन प्रश्नों की चर्चा भी, उस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे जो यूपीएससी के लेवल के प्रश्न होते हैं। ठीक है, थोड़े से टफ प्रश्न होते हैं, हम उनको भी देखेंगे, और इस तरीके से हम संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदनों को हम पूरा करेंगे। ठीक है, आज हमने बेहद बेसिक प्रश्नों को देखा, आगे जाकर हम और अच्छे प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि यह जो हमारा सेशन है, ये जो हमारी सीरीज़ है पूरी, वो किसी एक परीक्षा को फोकस करके हुए नहीं है, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी परीक्षाओं के स्तर के प्रश्न जो है वो हमको करने हैं, सभी स्तर की परीक्षाओं के कंटेंट को हमें कवर करना है, ताकि यह जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कंटेंट का लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए उपयोगी रहे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा वो यहीं समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्नों के माध्यम से आपके टॉपिक को कवर कराया जाए, क्योंकि जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि पढ़ने में और हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी को एक मजबूती तब तक नहीं दे सकते जब तक प्रश्नों के माध्यम से हमने उस टॉपिक को कवर ना किया हो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है खुद की तैयारी को जांचने के लिए, खुद की तैयारी को परखने के लिए कि हमने कितनी तैयारी की है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे मतलब इनको फॉलो करें। अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ या फिर किसी अन्य चीज़ों को भी फॉलो करना चाहते हैं तो बेहद कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार इनको ज़रूर हल्की निगाह से ही भले सही लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़रूरी कंटेंट जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, दिया गया है। ठीक है, जो केवल SSS के लिए नहीं बल्कि स्टेट PCS और आगे जो भी प्रश्न हम इनमें देखेंगे वो UPSC के लेवल के भी होंगे, तो उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो आज का वीडियो इतना ही। और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि अब यद्यपि कुछ परीक्षाएं जो हैं वो टल सकती हैं आगे आने वाली, लेकिन परीक्षाएं होना निश्चित है। इसीलिए जो तैयारी है वो करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए, ताकि एक मजबूत कंटेंट, एक मजबूत विषय के साथ आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, बाकी का आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत